जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी अनुवाद। ठीक है, सॉल्वेंट मॉडल पेपर है फॉर एग्जाम 2025 के लिए। एग्जाम 2026 के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चले अब बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो पेपर कोड है HND 204। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के आपको 2 पेपर देने हैं। ठीक है, जो पहला पेपर है उसका पेपर कोड है HND, ठीक है, HND 203। और जो सेकंड पेपर है उसका पेपर कोड है HND 204। तो ये आपका सेकंड पेपर है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी विश्वविद्यालय के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखें गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके एक सब्जेक्ट में 8 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो 4-4 यूनिट के पेपर देने होते हैं। लेकिन हिंदी में फोर्थ सेमेस्टर में एक में आपके 5 यूनिट है और एक में आपके 3 यूनिट है। ठीक है, दोनों को आपके एग्जाम देने हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए 8 यूनिट होते हैं और 8 यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या उससे अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, बिहार में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, झारखंड से, राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, ठीक है, यदि हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया जा रहा है फोर्थ सेमेस्टर में तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है। जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है या हमारा प्यारा देश भारत है। बहुभाषिक समाज के बारे में पूछ रहा है तो हमारा प्यारा देश भारत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है सारे सब्जेक्ट की, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर संपर्क भाषा। बहुभाषिक समाज हमारा प्यारा देश भारत है, तो हमारे प्यारे देश भारत में बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता क्या है? संपर्क भाषा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। दैनिक जीवन व्यवहार, विज्ञापन, शिक्षा पैटर्न, सांस्कृतिक कार्यकलाप या फिर उपरोक्त सभी। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं, तो ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया कि अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को कमज़ोर करता है, समृद्ध करता है या फिर उद्धार बनाता है, या फिर बी और सी दोनों करेक्ट हैं। क्या कर रहा है? अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को क्या करता है? तो वो क्या करता है? समृद्ध करता है और उदार बनाता है। ठीक है, बी और सी दोनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुवाद तोड़ता है। अनुवाद किसको तोड़ता है? बहुभाषिक समाज को, भिन्न संस्कृतियों को और भिन्न भिन्न जो भाषाएं हैं इन सभी को अनुवाद तोड़ता है, ट्रांसलेट यानी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया, यानी जो ट्रांसलेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? स्रोत भाषा के विचारों को व्यक्त किया जाता है, स्रोत भाषा के भाव व बिंब को। ठीक है, स्रोत भाषा की अर्थ छवियों को भी एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है। तो ये सभी आपके करेक्ट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ये आपका मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का 15 अप्रैल से परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं। ठीक है, 15 अप्रैल से, 21 अप्रैल से, किसी कॉलेज में 24 अप्रैल से, तो ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। ठीक है, चलें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की भी डेट शीट आ गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी डेट शीट आ गया है, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी जल्दी आप लोगों का डेट शीट आएगा। ठीक है, चलें विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है। सभ्यता है, भाषा है या फिर अनुवाद है? विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा कौन है? तो ये सभ्यता होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो ट्रांसलेशन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किस में है? सामाजिक विकास में बिल्कुल है। देखिए समाज के विकास में ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे संस्कृति के विकास में भी ट्रांसलेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे ज्ञान के विकास में भी। ठीक है, तो इन सभी के विकास में क्या है, अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्ञान के विकास में। ठीक है, लेकिन सभी दिया है तो सभी आंसर आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद की प्रक्रिया में यानी जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसकी प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं शामिल होती हैं, कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। ठीक है, अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं की शामिल हैं, 2 प्रकार के शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 10th का। ठीक है, चलें अब की पॉइंट पढ़ लीजिएगा। देखें, अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम 2 भाषाओं की आवश्यकता होती है। एक होता है स्रोत भाषा जिससे अनुवाद किया जा रहा है और एक होता है लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का अंग है। संस्कृति का अंग क्या है? रीति रिवाज, धर्म, जाति, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारे रिश्तेदारी, हमारे नातेदारी, ये सभी हमारे संस्कृति के अंग हैं दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है जो एक विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है? तो यह प्रोसेस का है। ठीक है, प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी के किस शब्द? तो प्रोसेस के शब्द का पर्याय है। बी ऑप्शन आपका राइट है 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अनुवाद यानी जो ट्रांसलेशन है वो चिंतकों में निम्न में से महत्वपूर्ण माने गए हैं। बताइए, अनुवाद चिंतकों में से निम्न में से महत्वपूर्ण कौन माने गए हैं? तो देखिए नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट, ये तीनों महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ये सभी डी ऑप्शन आपके राइट हैं। अब नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट कौन थे दोस्तों, इनके बारे में जान लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो यूजीन नाइडा है ये अनुवाद सिद्धांत में इनका बहुत योगदान है। विशेष रूप से गतिशील समतुल्यता डायनामाइक इक्विलेंस के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायनामाइट इक्विलेंस यानी गतिशील समतुल्यता का सिद्धांत किसने दिया है? यूजीन नाइडा ने दिया है। ठीक है, अच्छा न्यूमार्क को देख लीजिए। ठीक है, इन्होंने सीमेंटिक और कम्युनिकेटिव अनुवाद जैसे सिद्धांत दिए हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सीमेंटिक एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेट सिद्धांत किसने दिया है? न्यूमार्क ने दिया है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि जो आपका दिया हुआ है, इन्होंने भाषा वैज्ञानिक अनुवाद सिद्धांतिक यानी लैंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया। पूछेगा कि लैंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन किसने प्रस्तुत किया? बाथगेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाइडा ने जिस सोपान की विश्लेषण को सोपान कहा है उसे बोधन की संज्ञा किस विचारक ने दी? सुरेश कुमार ने, नोम चॉम्स्की ने और न्यूमार्क ने, इन सभी ने दी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में किसने कहा? प्रक्रिया में जिन सोपानों की परिकल्पना की है वह सुनिश्चित, आधुनिक एवं वैज्ञानिक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बाथगेट का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, इसमें एक प्रकार का पर्यायलोचन है। पर्यायलोचन एक प्रकार का कौन सा है? पुनरीक्षण अनुवाद है, मूल्यांकन अनुवाद है या फिर समीक्षा अनुवाद है या फिर ये सभी पर्यायलोचन है? पर्यायलोचन दोस्तों पुनरीक्षण अनुवाद है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू किसका भाग है? मूल्यांकन का, पुनरीक्षण का या फिर समीक्षा का? तो जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, ये आपका मूल्यांकन का भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी हुए काम को जांचने के लिए फिर से देखना निम्न में से कौन सा है? पुनरीक्षण है, समीक्षा है, अवलोकन है या अनुवादक है? किसी हुए काम को जांचने के लिए फिर से देखना निम्न में से कौन सा काम है? बिल्कुल पुनरीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बहुत अच्छा, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?
सेंट जेरोम को अनुवाद के पिता के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अनुवाद के पिता के रूप में सेंट जेरोम को जाना जाता है, जिन्हें लैटिन बाइबल के अनुवाद के लिए जाना जाता है। पूछा जाता है लैटिन बाइबल के लिए लैटिन बाइबल के अनुवादक कौन है? सेंट जेरोम है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम दैनिक पत्र की ख्याति किसको प्राप्त है? विश्व का प्रथम दैनिक पत्र ख्याति किसे प्राप्त है? बिल्कुल डेली कुरांड को है, या फिर डेली कुरेंट इसका नाम है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ चुका है। देखिए डेली कुरांट या डेली कुरेंट 1702 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। ये डेली कुरेंट एक समाचार पत्र है जो लंदन में प्रकाशित हुआ था। कब? 1702 में। ठीक है, इसको दुनिया का पहला नियमित दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। इसे एलिजाबेथ मैकलेट द्वारा शुरू किया गया था और यह मुख्य रूप से विदेशी समाचारों पर केंद्रित था। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड से प्रकाशित डेली कुरान का प्रकाशन कब हुआ? तो अभी आपने क्या पढ़ा? 1702 ईस्वी में डेली कुरान का प्रकाशन हुआ था। किसने किया था, कहाँ से हुआ था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एलिजाबेथ मैलेट ने 11 मई 1702 को लंदन के फ्लीट ब्रिज में किंग्स आर्म्स टैवर्न के बगल में स्थित अपने परिसर में द डेली कुरेंट या डेली कुरांत का प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में महत्वपूर्ण नगरों में संवाद लेखकों की नियुक्तियां की गई थीं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें वाक्यानुवीस कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली छापाखाना गोवा में 1556 में किसने स्थापित किया? अच्छा, एक क्वेश्चन यही मिल गया कि भारत में छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था? 1556 में। कहाँ? गोवा में। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन व संपादन होता है, कहलाता है, वह क्या कहलाता है? पुनरीक्षण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां हैं। अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां कौन सी हैं? तो पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन होता है और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अनुवाद की मूल्यांकन की मुख्य विधियां हैं। दोनों आपके करेक्ट हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। ट्रांसलेशन जो मूल्यांकन होता है, इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण, स्वसर पाठन, उत्तम अनुवाद से तुलना। ये सभी आपके अनुवाद मूल्यांकन के आधार होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं। ट्रांसलेशन समीक्षा के प्रकार कौन से हैं? तो देखिए, ट्रांसलेशन समीक्षा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और दूसरा होता है साहित्येतर पाठ के अनुवादों की समीक्षा। ये दोनों आपके, ये तीनों आपके करेक्ट हैं। दो प्रकार के होते हैं और ये दोनों का नाम दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विद्या के रूप में देखा जा रहा है। किसको? तो अनुवाद पुनरीक्षण को, अनुवाद मूल्यांकन को और अनुवाद समीक्षा, इन तीनों को। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होता है। अनुवाद प्रक्रिया के बाद अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन, ये दोनों शुरू होता है अनुवाद की प्रक्रिया के बाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, कि अनुवाद समीक्षा क्या होता है, अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है। तो अनुवाद समीक्षा को ट्रांसलेशन रिव्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो अनुवाद समीक्षा जो है, अनुवाद प्रक्रिया के बाद अनुवाद की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुवाद मूल पाठ के अर्थ को सही ढंग से व्यक्त करता है और इसमें कोई त्रुटि या अशुद्धियाँ नहीं है। अनुवाद मूल्यांकन क्या है? ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन। तो अनुवाद मूल्यांकन अनुवाद की गुणवत्ता, सटीकता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इसमें अनुवाद की भाषा, शैली और संरचना का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे
कि अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है। अनुवाद समीक्षा क्या कर रहा है, अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में क्या है, तो क्रिटिसिज्म और रिव्यू, ये दोनों जो है दोस्तों अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द हैं। 30 का बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है। अनुवाद की सफलता या फिर विफलता की जांच पुनरीक्षक करता है, समीक्षक करता है और मूल्यांकन करता है। ये तीनों जो है अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद होता है लक्ष्य भाषा का होता है, स्रोत भाषा का या मातृभाषा का। अनुवाद किसका होता है, ट्रांसलेशन किसका होता है, ट्रांसलेशन स्रोत भाषा का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट कर रहा है, वो अच्छी जानकारी उसको किस में होनी चाहिए, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा दोनों की जानकारी होनी चाहिए ट्रांसलेटर को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेत समाधि के रचनाकार का नाम है। रेत समाधि के रचनाकार का नाम गीतांजलि श्री है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत समाधि की विधा है। रेत समाधि किसके द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि श्री के द्वारा। तो लिखा जब गया है तो ये किस विधा का है, कविता है, नाटक है या कहानी है या उपन्यास है। रेत समाधि आपका उपन्यास विधा की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्स ऑफ सैंड करने वाली प्रसिद्ध अनुवादक हैं, कौन है, तो डेजी रॉकवेल हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, देखिए गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था और ये पूछा भी गया है। ठीक है, रेत समाधि को पुरस्कृत किया गया है, तो किससे पुरस्कृत किया गया है, अभी मैंने आपको क्या बताया है, बुकर प्राइज से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको की पॉइंट पढ़ाए जाते हैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाद में आप लोगों का मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिवीजन क्लास आप लोगों की आ जाएगी, उसमें सीधे सीधे आंसर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन समझ समझ के अभी पढ़िए क्योंकि आपका डेट शीट नहीं आया है। ठीक है, देखिए नोबल प्राइज से सम्मानित कृति है, रेत समाधि, गीतांजलि, गोदान या फिर सभी। गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के भेद बताए हैं, कितने भेद बताए हैं, तो इन्होंने तीनों भेद बताए हैं, मेटाफेज, पैराफेज और मिल्टेटेशन। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, की पॉइंट में अंग्रेजी कवि जॉन ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के 3 प्रकार बताए हैं। मेटाफ्रेज क्या है, अनुवाद है। पैराफ्रेज क्या है, अक्षांश के साथ अनुवाद है। और अनुकरण क्या है, स्वतंत्र अनुवाद है। इसमें अंतर बताया है और उनका मानना था कि बीच का रास्ता यानी जो पैराफ्रेज है सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में अंतर है। बिल्कुल है, देखिए सृजनशील लेखक और जो साहित्यिक अनुवादक होते हैं, जो साहित्यिक ट्रांसलेटर होते हैं, इनमें अंतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना अनपेक्षित है, अपेक्षित है या फिर कह नहीं सकते। तो सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक एक जैसा न हो, ये अपेक्षित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, नोम चॉम्स्की की गहन संरचना की दृष्टि से भाषा के तत्व कौन सा है, तो तल संरचना और गहन संख्या ये दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से सही अंग्रेजी अनुवाद वाला विकल्प चुनें। ठीक है, मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा,
बिल्कुल, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी आपके ट्रांसलेशन के बारे में पूछा गया है। आई वांट टू नो अबाउट इट, निम्न का हिंदी अनुवाद कौन सा विकल्प सही है? आई वांट टू नो अबाउट इट, बिल्कुल मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है? परिषद, ज्ञापन, अजेय प्रमाण पत्र या टिप्पणी पत्रक। मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? मेमोरेंडम को हिंदी में ज्ञापन कहते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पद्यानुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है? महाकाव्य, खंड काव्य या मुक्त काव्य या काव्य की सभी विधाएं आएंगी? पद्यानुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है? पद्यानुवाद के अंतर्गत काव्य की सभी विधाएं आती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद की सृजनात्मकता यानी जो ट्रांसलेशन है इसकी सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? साहित्यिक अनुवाद है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीनी गजट का प्रकाशन कब हुआ? चीनी गजट का प्रकाशन कब हुआ था, बताइए। बिल्कुल 263 ईसा पूर्व में चीनी गजट का प्रकाशन हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जान लीजिए, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ठीक है, ईस्वी है 263 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखें, चीनी गजट द गजेट का प्रकाशन 263 ईस्वी सन 263 में हुआ था। चीनी गजट दुनिया का सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है, जिसे हान राजवंश के दौरान प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कहानी पत्रिका, ठीक है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी पत्रिका का प्रकाशन किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी का नियमित समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ से निकले थे? चीन, हालैंड, ग्रीक या इटली? अंग्रेजी का नियमित समाचार पत्र सबसे पहले हालैंड से निकले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालैंड में पत्रकारिता का इतिहास कब से शुरू होता है? हालैंड में पत्रकारिता की जो शुरुआत है 1620 ईस्वी से शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकली न्यूज का प्रकाशन कब हुआ? बकली न्यूज का प्रकाशन कब हुआ था, बताइए सभी लोग। बिल्कुल 1622 में बकली न्यूज का प्रकाशन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। हो सकता है ये वीकली न्यूज हो, टाइपिंग में हो सकता है कहीं त्रुटि हो सकती है या फिर सही भी हो सकता है। ठीक है, बकली न्यूज का प्रकाशन 1622 ईस्वी में हुआ था। यह इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाला एक प्रारंभिक समाचार पत्र था और इसे द वीकली न्यूज के नाम से भी जाना जाता था। यह न्यूज बुकलेट के रूप में प्रकाशित होता था और इसे नथानिएल बटर तथा थॉमस आर्चर द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा संपादित किया जाता था, कहाँ से होता था, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। ठीक है, चले अब याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। फ्रांस का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंडियन, गजट, ओपिनियन या पत्रिका? फ्रांस का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बिल्कुल गजट आपका फ्रांस का पहला समाचार पत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूस से पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1803 में रूस से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्यिक अनुवाद के रूप होते हैं। साहित्यिक अनुवाद के दो रूप होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, पहला है पद्यानुवाद और दूसरा है गद्यानुवाद। उपरोक्त तीनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट को माना जाता है, तो इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1780 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए गहराई से।
भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को हुआ था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। यह कोलकाता के राधा बाजार के 67 नंबर प्रिंटिंग ऑफिस से प्रकाशित हुआ था। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दी, कहीं से भी पूछेगा आप इसे एकदम फटाक से आंसर दे सकते हैं। देखिए, बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित होती थी? विशाल भारत एक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से होता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, विशाल भारत एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विशाल भारत नामक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, जिसका प्रकाशन 1928 में शुरू हुआ और स्थापना भी विशाल भारत का 1928 में हुआ था। स्थान है कलकत्ता। और इसके संपादक कौन है? विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। अच्छा, इसके अन्य संपादक भी रहे हैं जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और मोहन सिंह सेंगर और श्री राम शर्मा, ये सभी इसके सहायक संपादक थे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? विशाल भारत जो पत्रिका है इसके संस्थापक थे रामानंद चटर्जी, ठीक है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जन सामान में हिकी यानी हिंदी गजट के नाम से कौन सा पत्र जाना जाता था? तो बंगाल गजट जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है भाषाई संशोधन और दूसरा है संकल्पनात्मक संशोधन, ठीक है। उपरोक्त तीनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, पुनरीक्षण यानी रिवीजन करते समय किए जाने वाले संशोधनों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भाषाई संशोधन, ठीक है। इसमें व्याकरण, वर्तनी, वाक्य संरचना आदि को दुरुस्त किया जाता है। दूसरा है आपका संकल्पनात्मक संशोधन, ठीक है, कंसेप्चुअल करेक्शन बोलते हैं। इसमें तथ्यात्मक गलतियों, तर्क संगतता और विषय वस्तु की अस्पष्टता को सुधारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण। तो पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण सजग व सचेत होना चाहिए, अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, बहुपठित व बहुज्ञ ज्ञान होना चाहिए। ये सभी आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरीक्षक और मूल्यांकन। पुनरीक्षक और मूल्यांकन दोनों अलग अलग है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे अलग अलग हैं, चलिए आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता, ठीक है, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ अनुवाद की, ठीक है, अनुवाद की जांच के लिए, ठीक है, अनुवाद की जांच के लिए पुनरीक्षण और आपका जो मूल्यांकन है ये हैं, तो दोनों एक होते हैं। लेकिन अगर पूछा है कि पुनरीक्षण और जो मूल्यांकन है ये हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये ट्रांसलेशन के लिए पूछता, अनुवाद के लिए, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पुनरीक्षण और मूल्यांकन पूछा है तो अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? देखें, पुनरीक्षण यानी रिवीजन और मूल्यांकन यानी इवेलुएशन, दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। पुनरीक्षण यानी जो रिवीजन है, इसमें किसी कार्य, दस्तावेज या सामग्री की जांच करके उसमें सुधार किया जाता है। यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसमें भाषा, तथ्यों और संरचना को बेहतर बनाया जाता है। इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन, यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य या प्रदर्शन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसमें गुणवत्ता, प्रभावशीलता और परिणामों का आकलन किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? जो आपका पुनरीक्षण है यह सुधार पर केंद्रित होता है, जो मूल्यांकन है ये आपके आकलन पर केंद्रित होता है। अगर ये ट्रांसलेशन के लिए पूछता तो दोनों एक हैं, ठीक है, अनुवाद के लिए पूछेगा तब। अनुवाद के लिए नहीं पूछेगा तो दोनों अलग अलग हैं। अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया, देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन, अनुवाद की जांच। तो अनुवाद की जांच पूछा है तो इसमें जो है आपका पुनरीक्षण, अनुवाद की जांच से संबंधित है पुनरीक्षण। अगर जांच नहीं पूछता कि अनुवाद
अनुवाद से संबंधित प्रक्रिया है तो पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों आपके करेक्ट होते, सी ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन पूछा है अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया है तो पुनरीक्षण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान में रखेंगे। देखें, पुनरीक्षण अनुवाद की जांच और सुधार की प्रक्रिया है, जबकि जो मूल्यांकन है वो अनुवाद की गुणवत्ता का आकलन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पुनरीक्षण अनुवाद की जांच और सुधार की प्रक्रिया है, जबकि जो मूल्यांकन है वो क्या है, अनुवाद की गुणवत्ता का आकलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया का अंग कौन है, प्रक्रिया यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा एक अंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो अनुवाद की प्रक्रिया का एक अंग पूछा है तो पुनरीक्षण होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर यहाँ पर एक नहीं पूछा होता, अगर पूछा होता कि अनुवाद प्रक्रिया का अंग है तो मूल्यांकन और पुनरीक्षण दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन पूछा है कि अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है तो पुनरीक्षण आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद प्रक्रिया में अच्छे अनुवादक को, यानी ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है, जो उसमें ट्रांसलेटर है जो अनुवाद कर रहा है, उसको किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, दोनों भाषा का, जो स्रोत भाषा है, लक्ष्य भाषा है, दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोग, ताकि आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकें। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोषों का विभाजन कितने भागों में किया। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो कोष हैं इनको 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोषों को 2 भागों में विभाजित किया है तो उसके नाम क्या हैं। चलिए आपको बता देते हैं। देखें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोषों का विभाजन 2 भागों में किया है, पहला है भाषिक कोष और दूसरा है भाषेतर कोष। भाषिक कोष क्या होता है गुरुजी, तो इसमें शब्द कोष, उच्चारण कोष, पर्याय कोष, नाम कोष आदि शामिल हैं, जबकि भाषेतर कोष में इसमें विश्व कोष, विषय कोष तथा साहित्य कोष आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो। डाउट सेशन के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।